Good evening, ma'am. Good evening, everyone. एक बार और थोड़े स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने दो, मैसेज किया है ग्रुप पे। कन्हैया, कन्हैया तुम्हारा फर्स्ट सेम का स्कोर क्या रहा था? क्वालिफाई हो गया था या बॉर्डर पे रह गए थे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा पर तैयारी चल रही है ना रिवीजन की? रिवीजन कर रहे हो? यस मैम। कन्हैया फर्स्ट अटेम्प्ट ही नहीं दिया, और तुम तो पढ़ते थे, क्लासेस ज्वाइन करते थे। इस बार दोगे ना? फॉर्म फिल कर दिया? ठीक है, इस बार जरूर देना और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और जो दिल्ली के स्टूडेंट्स है, कल ऑफलाइन टेस्ट है जैसे कि पता होगा, तो वो टेस्ट देने चले जाना। मैम टेस्ट ऐसे ही होता है मैम, जैसे एनटीए में होता है, सिस्टम के सामने बैठ करके। नहीं, ये शायद सिस्टम वाला नहीं होता, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, और लैपटॉप पे मैम नहीं रफ देते। रफ के लिए हैं? रफ के लिए मिलता है मैम। हाँ, रफ शीट तो मिलेगी ना। रफ ठीक है। शीट होती, मतलब तुम्हारा शीट पे होता है एग्जाम, वैसे नहीं होता, मतलब लैपटॉप पे नहीं आता पेपर। चलो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बहुत बार पढ़ लिया है ना, हमारा लास्ट में हमेशा न्यूक्लियाई, एटम, ये वाले चैप्टर बच जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज अपना न्यूक्लियाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सर ने भी क्लास ली थी कल, सर ने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया था मॉडर्न फिजिक्स में। करेक्ट? चलो। यस मैम। तो हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियाई का बेसिक पोर्शन पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो, न्यूक्लियाई में पहली बात तो ये है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें वही अटेम्प्ट करने हैं जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस कम हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में थोड़ा कैलकुलेशन पोर्शन ज्यादा होता है। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियर के क्वेश्चंस को कई बार स्टूडेंट यही छोड़ के स्किप कर देते हैं कि कैलकुलेशन है, लास्ट में देखेंगे। हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस उसकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी होती है। जैसे देखो, ये क्या कह रहा है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है बिटवीन न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम के आइसोटोप के बीच में। आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। देखो, यूरेनियम है 92 235, इसमें आपने न्यूट्रॉन को कोलाइड, मतलब वो कराया है ना, इनका दोनों का फ्यूजन हुआ। तो हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा फिजन में? फिजन होगा ना अब इसका। तो फिजन में अब क्या बनना चाहिए, देखो अब 235 प्लस 1, यानी हमारा एटॉमिक मास आना चाहिए 236। तो इनमें से देख लो कौन सा वाला तुम्हारा इक्वेशन सही बन रहा है। 144 प्लस 89 प्लस 1, और ये तुम्हारा होना चाहिए सिर्फ 92। ये 92 तो ये तो बन रहा है। क्या इसका मास नंबर देखो, अब हमें मास नंबर चेक करना है। तो मास नंबर किसका सही है? फर्स्ट वाला 144 प्लस 89, तो 9 13 10 11 12 और 1 13,
और ये करीब 2 यानी 233। हमें 3 और चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को और न्यूट्रॉन चाहिए 3, है ना, क्योंकि बैरियम और क्रिप्टॉन इतना तो सही बन रहा है, यानी अब हमें न्यूट्रॉन चाहिए, और 233 और ये 235, यानी मुझे 3 मास और चाहिए, तो इसका मतलब 3 एटॉमिक नंबर्स। तो यानी कौन सा ज्यादा सही है, ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला हमारा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। तो इसको क्या कहा, ये क्या है, बैलेंसिंग। बैलेंस किया है आपने इक्वेशन को, है ना, बैलेंसिंग इक्वेशन है ये। ठीक है, बैलेंसिंग इक्वेशंस। ठीक है, एक बार थोड़ा सा अल्फा डीके के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फा बीटा डीके, है ना, इन पे भी क्वेश्चंस देखे गए थे। अल्फा बीटा डीके, अल्फा डीके क्या होगा बच्चों, ये डीके नहीं है, ये बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलती हूँ कि हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर मैं बोलूं उस न्यूक्लियस से क्या निकला है, अल्फा जो है, अल्फा एटम निकला है, तो मेरे को उसकी रिएक्शन बनानी है। तो उसकी रिएक्शन कैसे बनाओगे, जैसे अल्फा डीके मैंने बोला कि मेरे पास एक न्यूक्लियाई है ऐसे एक्स, जिसका एटॉमिक मास मान लेते हैं ए, नंबर जेड। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये डिके हो जाता है, अल्फा डिके करता है। अल्फा डिके जब करेगा तो मुझे ये बताओ कि क्या क्या होगा। एक तो हीलियम निकलेगा, अल्फा का मतलब क्या होता है, हीलियम पार्टिकल निकलता है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 हो गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो वाई बनेगा उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होंगे, जेड बताओ एटॉमिक मास क्या होगा उसका। एटॉमिक मास में ए -4 हो जाएगा और नंबर में भी जेड -2 हो जाएगा। तो ये अल्फा डीके में आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, ठीक है, यानी हमारा जब हीलियम निकला तो मेरे एटॉमिक मास में से मास 4 से कम हो गया और नंबर कितने से कम हो गया बच्चों, 2 से कम हो गया। ठीक है, अब एक देखो बीटा डीके। अब इसको डीके में मत जाना कि डीके तो सिलेबस में ही नहीं है, मैं बस इक्वेशंस बता रही हूँ। अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, तो ये चीज है। देखो अब मान लो यही मेरा सेम चीज है, एक्स जेड ए बीटा डीके, और बीटा भी कौन सा वाला, नेगेटिव बीटा। नेगेटिव बीटा क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से। इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना होता है, 0, पर चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, बोलो। 1.6 इलेक्ट्रॉन into 10 to the -1। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज हाँ -1। तो ऐसे 1. इलेक्ट्रॉन का लिखोगे कि मास 0 हो गया इलेक्ट्रॉन का, चार्ज हो गया -1, तो यहाँ पर देखो -1 हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर y क्या होगा, चलो पहले मुझे बताओ एटॉमिक मास, क्या एटॉमिक मास सेम रहेगा, पहले ए था और अभी भी एटॉमिक मास क्या रहना चाहिए, ए ही रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं है। ठीक है, चलिए अब मेरे को बताइए कि नंबर के साथ क्या होगा, तो समझ के बताना। जेड ही रहेगा। रेडी रहेगा ना मैम, एटॉमिक नंबर है। हाँ एटॉमिक नंबर क्या, मास तो ए रहा, एटॉमिक नंबर के साथ क्या होगा, जेड ही रहेगा शायद। नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका Z+1। ये इसलिए कराया है क्योंकि अगर अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो भी बीटा डीके वाला, बीटा में मतलब बीटा दो तरीके, इलेक्ट्रॉन भी दो तरीके, बीटा डीके 2 तरीके के होते हैं ना, एक नेगेटिव बीटा और एक प्लस बीटा, कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव बीटा का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, पॉजिटिव बीटा का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। क्या है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, पॉजिट्रॉन। क्या है बच्चों, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इक्वेशंस को बैलेंस, हमने एटॉमिक नंबर को बैलेंस करो, यहाँ पर Z था ना, और इलेक्ट्रॉन अपना एक चार्ज लेके बाहर चला गया, तो इक्वेशन तो मुझे बैलेंस करनी पड़ेगी ना, ये Z वाली देखो जरा,
इक्वेशन बैलेंस करनी चाहिए। चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, चार्ज तो रिएक्शन में चार्ज तो खत्म होगा नहीं। तो अगर मेरे पास इनिशियली z नंबर ऑफ चार्ज था और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज लेके चला गया, तो इसका मतलब जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा उसका नंबर क्या हो जाएगा, z+1। तो चार्ज शुड बी कंजर्व, ठीक है। अब देखो तीसरी रिएक्शन जिसमें हम लोग पॉजिटिव बीटा डिके करेंगे। पॉजिटिव बीटा डिके सेम ले रही हूं, x जिसका एटॉमिक नंबर z है, एटॉमिक मास a है, ठीक है। पॉजिटिव बीटा मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कैसा चार्ज है, +1। कैसा चार्ज है, +1। अब इलेक्ट्रॉन है मतलब मास तो अभी भी इसका 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अब बताओ मुझे इसका एटॉमिक मास क्या होगा डॉटर न्यूक्लियाई का, ए ही रहेगा मैम, एटॉमिक मास ए ही रहेगा, एटॉमिक मास ए ही रहेगा। चलो नंबर बताइए अब। -1 हो जाएगा मैम। -1, z-1 मतलब -1 हो जाएगा। z-1, वेरी गुड, z-1, ठीक है। अब देखो, अब इस रिएक्शन में हम लोग स्पिन को भी क्या करते हैं, स्पिन को भी बैलेंस करते हैं कई बार। तो हम लोग एक पार्टिकल को ऐड करते हैं, तुमने भी देखा होगा इस तरीके से बना होता है, वी करके ऐसे, है ना, यस न्यू मैम। करके बना होता है। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब मेरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो जो ये बीटा डीके है जहां पर हमने नेगेटिव बीटा लिया है, नेगेटिव बीटा में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है तो मतलब तुम्हारा जो न्यूट्रिनो का है वो कौन सा निकलेगा, एंटी पार्टिकल, जिसके ऊपर हम लोग ये लगाते हैं बार, यानी ये न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकला है। तो यहाँ पर न्यू नॉट हुआ है। अब देखो ये पॉजिटिव बीटा है, इसका मतलब जो ये तुम्हारा पॉजिट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल खुद से, यानी ये जो ई पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन का खुद एक एंटी पार्टिकल है। तो मतलब जब यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी, यानी जो न्यूट्रिनो निकलेगा ये एंटी नहीं होगा, ये न्यूट्रिनो होगा। तो कई बार ये भी आ जाता है इक्वेशंस में कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, तो ये हमें आनी चाहिए। तो एंटी न्यूट्रिनो देखो उसके साथ है जब इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो उसके साथ है जहां पॉजिट्रॉन है। मतलब देख रहे हो, अगर एक का पार्टिकल मतलब एक ही पार्टिकल एंटी होना चाहिए, दोनों एंटी नहीं होने चाहिए, ठीक है, दोनों एंटी नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन का एंटी क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का, हाँ, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, जिसके पास चार्ज क्या होता है, +1, ठीक है। और वो अपने साथ कौन सा पार्टिकल लेके निकलेगा, न्यूट्रिनो। अब इलेक्ट्रॉन खुद नॉर्मल पार्टिकल है तो वो अपने साथ जो पार्टिकल लेके निकलेगा वो होगा एंटी न्यूट्रिनो, जिसे हमने बार से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। चलो एक बात देखो, कई बार तुम एंटी उसमें पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में वो मत हो जाना कंफ्यूज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 1 है बट इसके पास मास नहीं है, बट प्रोटॉन के पास क्या होता है बच्चों, चार्ज भी होता है और मास भी होता है, ठीक है, डन। तो ये तुम्हारा डिके का पार्ट नहीं था। अगर कई बार क्वेश्चन आ जाए तो तुम ये नहीं कह सकते कि हमें बोनस चाहिए, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिके, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इक्वेशन बैलेंसिंग का पार्ट है ये, ठीक है। फिजन और फ्यूजन का पार्ट भी ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं कराती हूँ। देखो क्या कह रहा है, द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फॉर द न्यूक्लियर फिजन, मतलब क्यू वैल्यू निकालनी है। हम जो क्यू वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पर हमें वही क्यू वैल्यू पूछी गई है कि क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो तो क्यू वैल्यू क्या होती है, डेल एम टी केयर, करेक्ट। अब यहाँ पर डेल एम क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा ये मासेस किस में होते हैं बच्चों, ग्राम में या एएमयू में, एएमयू। हाँ, जो ये मासेस हैं हमारे एएमयू में होते हैं, ठीक है।
AMU में। अब देखो डेल M मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड मास ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, जो यहाँ पे यूरेनियम है ये हमारा प्रोडक्ट है, ये तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी। जो इधर निकल के आता है ये हमारा रिएक्टेंट होता है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। तो इनके मासेस का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये डेल M आ गया। अब देखो ये AMU में है और C स्क्वायर की वैल्यू किस में होती है, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, यानी ये मीटर सेकंड में है, मास AMU में है। और अगर Q वैल्यू है क्या, एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है, लेकिन अगर मुझे SI यूनिट चाहिए तो मास भी तो SI यूनिट में होना चाहिए, विच इज kg। तो इतना कैलकुलेशन करने की जगह हमें क्या करना है, Q वैल्यू निकालनी है, डेल M निकालना है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका मतलब क्या है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब क्या है, ये मैंने इसको 931 से मल्टीप्लाई क्यों करा बच्चों, इसका मतलब है कि मान लो मेरा जब किसी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना तो वहां पर कुछ मास में चेंज आया, तो मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा 1 AMU का मास में जब चेंज आया तो उस रिएक्शन से जब एनर्जी निकली तो कितनी एनर्जी निकली, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे कि मतलब जब हम मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते वक्त अगर सिर्फ 1 AMU का डिफरेंस आ रहा है मास में, तो एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है उस रिएक्शन से, 931। ठीक है, तो अगर मैं चेंज ऑफ मास निकाल लूं कि यानी अगर मेरी रिएक्शन से 2 AMU की एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, डायरेक्ट 931 से, है ना। और अगर पांच अगर मास का डिफरेंस आ रहा है तो 931 से मल्टीप्लाई कर दें सीधा सीधा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे है कि अगर मेरा 1 AMU में चेंज आता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो अब Q वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। प्रोडक्ट का मास कितना है, 2 कितना है मास, यूरेनियम का मास नहीं दिया हुआ इन्होंने, दे रखा है। न्यूट्रॉन का नहीं दिया हुआ, लिखा है। न्यूट्रॉन का दिया है ना, न्यूट्रॉन का भी है, जिरकोनियम का भी है, CE का भी है और U का, सबका दिया हुआ है। तो लिख लो 235.0439 माइनस रिएक्टेंट यानी CE का 139.9054 प्लस जिरकोनियम 93.9063 प्लस न्यूट्रॉन का भी है 1.0086। चलिए Q निकालो, Q वैल्यू लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अब हमें सारे सवाल ऐसे ही करने हैं, ठीक है, ओके। ये सब 2024 के क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, 7th, इसका आंसर तुम एक बार इसका आंसर निकालो, मैं चेक करती हूँ इसका आंसर कितना है। पूरा कैलकुलेट करो इसे। डेल M निकालो, अरे यार बोलते तो नहीं। डेल M निकालो, डेल M मास डिफेक्ट कितना आ रहा है, मैम ये डेल M
आ रहा है हम्म, 0.2236 AMU। ठीक है। और पूरी वैल्यू कितनी आ रही है? पूरी वैल्यू आ रही है 208.1716। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। 200 आंसर क्या है? 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज योर Yes, ma'am. आंसर। लास्ट में डेल एम निकाल के किसे मल्टीप्लाई कर देना? 931 से। तो सीधा बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये 2024 का है। ऐसी क्वेश्चन नंबर ये देखो, इफ 3 helium nuclei combine to form a carbon nucleus then the energy released in this reaction is dash। कितनी निकलेगी बताओ? अगर 3 हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे हैं एक कार्बन बनाने के लिए तो कितनी एनर्जी निकलेगी? कैसे करेंगे इसको? मास इफेक्ट निकाल लेंगे। कार्बन में 6 न्यूक्लियस का, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ हीलियम। हाँ देखो, बिल्कुल यहाँ पे 3 हीलियम न्यूक्लियाई है मेरे पास और 3 हीलियम कंबाइन होके मुझे क्या बना रहे हैं? एक कार्बन कंपाउंड बना रहे हैं। तो पूछ रहे हैं जो ये रिएक्शन हुई है इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? तो सिंपल सी बात है, मेरे से क्यू ही पूछा जा रहा है। तो क्यू आपके पास क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ हीलियम का मास। देखो अब यहाँ पे हीलियम मेरे पास 3 है, तो अब जो हीलियम का मास लिखोगे वो कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार। तो मैंने ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 मल्टीप्लाई 4.002603 माइनस कार्बन का मास कितना होता है? 12। ठीक है, कार्बन का 12 ही रहेगा, तो ये हो गया 12। मैम बाद में हाँ, मैम वहाँ पे तो सिर्फ कार्बन न्यूक्लियस लिखा है, तो प्रोटॉन को कंसिडर करेंगे हम। कार्बन न्यूक्लियस है ना, तो कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो होगा ही। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन। मुझे लगा प्रोटॉन को हटा के सिर्फ न्यूक्लियस की बात हो रही है। कार्बन न्यूक्लियस है ना, तो कार्बन का न्यूक्लियस है तुम्हारे पास, तो उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीजें रहेंगी। ओके मैम, समझ गया। तो ये 12, तो इसका मास 12 ही रहेगा। तो यहाँ से आप क्यू वैल्यू निकाल लोगे, लास्ट में मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 931 से। ठीक है, मल्टीप्लाई 931। तो यहाँ से ये क्यू वैल्यू निकल गई। तो क्यू वैल्यू हमें निकालनी आ गई है। बेसिक यही था, हमने क्यू वैल्यू निकालनी सीख ली। चलिए एक बार बस ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। ये भी 2024 का क्वेश्चन है, पीवाई क्यू। मैम 1 ग्राम है किसका यहाँ पे? कुछ किसी एलिमेंट तो दिया सब्सटेंस नहीं। का, कोई भी किसी सब्सटेंस है, 1 ग्राम है बस वो। 1 ठीक ग्राम है। ऑफ एनी सब्सटेंस। बस इतना ही दिया था उन्होंने पेपर में। देखो यहाँ पर अब तुम्हें किस में दिया हुआ है? ग्राम में, है ना। और हमारे पास जब हम डेल एम सी स्क्वायर करते थे, जहां पे हमारा मास एएमयू में होता था, और जब मल्टीप्लाई 931 से करते थे तो यूनिट कौन सी आती थी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर मास अभी किस में है बच्चों? ग्राम ग्राम में है। ग्राम में। ग्राम में है। तो देखो हम लिखेंगे एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास, ये वाला फॉर्मूला। अब इसको करने की 2 तरीके हैं, मैं एक बार दोनों से बता दूंगी। इजीएस्ट तो यही है। मास क्या है? 1 ग्राम मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ अच्छा सी स्क्वायर है तो इसको 9 इंटू 10⁻16 कर लो। अच्छा मीटर पर सेकेंड, तो ग्राम को भी उसमें करो फिर केजी में, 10⁻³ ठीक है। तो ये क्यू की वैल्यू कितनी आई? 9 इंटू 10⁻13 जूल। अब जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना नहीं आता क्या? अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर सकते हो ना? जी मैम। यस हाँ, तो किससे डिवाइड कर दूं? मैम, ई से, ई की वैल्यू से। हाँ, ई की वैल्यू से। तो ई की वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेगा के लिए क्या करना पड़ेगा? 10⁶ से। तो ये अब बन गया हमारा मेगा। चलो
तो ये बन गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था इजीएस्ट वे कि हमने जूल से कन्वर्ट कर लिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर मैं अगर ये लिखना चाहूं Q इक्वल्स टू, मुझे मतलब 931 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि मुझे तो 931 से डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आंसर सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। बट उसके लिए मुझे ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एएमयू में। हाँ, तो ये कन्वर्जन भी आना चाहिए। तो ग्राम को एएमयू में कैसे कर सकते हो, पढ़ा है तुमने, केमिस्ट्री तो आती है। कैसे करेंगे 1 ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट? वन एएमयू किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, कार्बन के AMU, बाद हाँ, 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 ऑफ C12। सॉरी, ये 1/12 आएगा, है ना। तो यानी 1 MU होता है मेरा 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है। अच्छा, अब भाई दिक्कत है कि एटम का मास, कार्बन का कैसे निकाले, वो भी 1 एटम का मास, तो कैसे निकालोगे? देखो अब कार्बन का मास, तो अब यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर यूज करो। एवोगैड्रो नंबर क्या कहता है कि जैसे C12 है, तो C12 में कितना ग्राम बने, C12 का कितना ग्राम, C12 में कितना ग्राम मास है, 12 ग्राम, यानी जिसको हम बोलते हैं 1 मोल। करेक्ट, ये कार्बन का 1 मोल है ना, C12 एक एटम। यस मैम। C12 ये 1 मोल है, और इस 1 मोल में कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम, जो इसका एटॉमिक मास है। वही अगर ऑक्सीजन का लूं 8 16, तो ये ऑक्सीजन का कितना ग्राम है, 16 ग्राम, और ये ही किसके बराबर है, 1 मोल के। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। और एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 1 मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। केमिस्ट्री है ये, केमिस्ट्री। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं, इतना मानते हो ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अब ये 1 मोल मुझे किसका चाहिए, 1 मोल ऑफ कार्बन। अगर मान लो मुझे अगर केमिस्ट्री में निकालना होता 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिखती। तो अब मुझे कार्बन का चाहिए, तो 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन हैज एवोगैड्रो 10⁻23 होता है ना, नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो 1 मोल ऑफ कार्बन में कितना ग्राम है, 12 ग्राम। ठीक है, तो यहां से 12 ग्राम आ गया। अब मैं 1 ग्राम निकाल सकती हूँ, 1 ग्राम कितना आ गया, ये 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय 12। तो ये मेरा 1 ग्राम मास आ गया। ठीक है, किसमें आया है ये मेरा 1 ग्राम आया है ना, मुझे ग्राम नहीं चाहिए, मुझे 1 एटम का मास चाहिए। सॉरी, 1 एटम का चाहिए, तो क्या करना होगा, एवोगैड्रो नंबर को 12 को, हाँ 12 को फिर एवोगैड्रो से करो, है ना। तो ये तुम ये देख लेना, तो यहाँ पे 12 ग्राम है। देखो मैं इसको फिर यहाँ कर रही हूँ, 12 ग्राम इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर है, और मुझे 1 एटम का चाहिए, तो 1 एटम का आ गया 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो डायरेक्ट याद रख लो कितना आता है 1 AMU में, यहाँ पे करते हैं। तो 1 एटम इक्वल्स टू 1 बाय 10⁻23, और 1, ये देखो 12 किस में है, ग्राम में, तो ये ग्राम की यूनिट चल रही है। ठीक है, और 1 एटम ही क्या होता है, 1 AMU। तो 1 AMU किसके बराबर है, 1/12 मल्टीप्लाई बाय कार्बन के 1 एटम का मास। तो ये कार्बन के 1 एटम का मास तुमने निकाल लिया, कार्बन 1 एटम, तो 12/6.023 10⁻23 ग्राम। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 1 AMU किसके बराबर आया बच्चों, सॉल्व करो, कितने ग्राम में आया, 1 AMU कितने ग्राम हो गया,
कैलकुलेटर से कर लेंगे, बट हमें ये याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1 divided by 6.023 which is equals to 0.167 into 10 to the power कितना आया ये 23 ग्राम। तो अगर मैं इसको करना चाहूं तो ये कितना बन जाएगा, कितने ग्राम बन गया, इसको और ढंग से कर लेना, मतलब 16.7 में जो भी है, तो हम ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे देखो, अब ये वाला था जो कि हम मास को एएमयू में कन्वर्ट कर लें, तो 1 ग्राम एएमयू में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। बट दिस इज अ लेंथी मेथड। अगर कोई चाहे पेपर में बैठ के इतना लंबा सॉल्व करे कि मैं तो अब ग्राम को एएमयू में चेंज करूंगा, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ग्राम से एएमयू करना वो अलग ही लेवल में चला गया। बट हम एनर्जी को इजीली कर सकते हैं जूल और मेगा वोल्ट में। मास के चक्कर में पढ़ोगे तो क्वेश्चन विल बी लेंथी एंड टाइम टेकिंग, क्योंकि वैल्यूज अगर याद नहीं रही तो वो फिर तुम्हारा बहुत समय खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। तो डील हमेशा करना एनर्जीज में। जैसे यहाँ पर इजी हो गया, जूल से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना इज इजी, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में चेंज करना इज इजी। तो हम लोग हमेशा एनर्जी की टर्म्स में ही खेलेंगे, मास में चेंज मत करना, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रही थी, बट फिर भी समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बता दिया है। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 जरा करिए इसको, 37 को सभी बच्चे करेंगे। 37 चलो छोड़ो, मैं कराती हूँ, आ जाओ। बाकी के क्वेश्चन मैम जो कर हम रहे हैं, दिखाइए तो आप। कोई बात नहीं, रुक जाओ, मैं कराती हूँ। कई बच्चों के नहीं आता होगा, रिवीजन भी हो जाएगी तुम्हारी। क्या कह रहा है देखो, 37 करना है क्वेश्चन नंबर। एक न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होती है, फिजन हो रहा है, ठीक है। फिजन क्या होता है, फिजन में, हाँ फिजन में क्या होता है, पार्टिकल्स जुड़ते हैं कि टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। फिजन में हाँ टूटते हैं, ठीक है। तो मतलब एक हैवी फिजन में एक हैवियर न्यूक्लियाई जो है 2 लाइट न्यूक्लियाई में टूटता है, ये इसका बेसिक है। तो ठीक है, एक हाई मास न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 236। अब देखो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, नॉर्मल जो हम लिखते हैं किसी भी न्यूक्लियाई को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसमें ए हमारा मास होता है। देखो यहाँ पर 2024 में ये ए से डिनोट किया हुआ है, तो अब यही नहीं पता होगा ए नंबर है मास है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ए इज 236, जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, यानी मेरे पास एक ये एटम है जिसके पास ये 236 है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसमें, इसमें वाई में, जिसका मास है 118, उसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.6 है। तो तुमसे पूछा है कि इस रिएक्शन में एनर्जी कितनी रिलीज हुई। पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम बाइंडिंग एनर्जी देख, पहले रिएक्शन बैलेंस बैलेंस करेंगे। सॉरी बैलेंस करेंगे। पहले बैलेंस देखो, यहाँ पे 236 का मास है, बट जो तुम्हारी डॉटर न्यूक्लियाई है वो तो 118 ही है। इसका मतलब कितने निकले होंगे, 2 निकले होंगे ना, ये 2 न्यूक्लियाई में बना होगा, 118 प्लस 118, या फिर ऐसे लिख लो, दूसरा जो बना है वो सेम ही बना है, ठीक है। ये अब हमें बाइंडिंग एनर्जी भी दी हुई है, तो एनर्जी रिलीज होती क्या है भाई, एनर्जी रिलीज होता ही है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। एनर्जी जो रिलीज हम लिखते हैं डेल एम सी स्क्वायर, डेल एम सी स्क्वायर लिखते हैं, ये एक्चुअली है क्या, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, करेक्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी ही है डेल एम सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी ऑलरेडी गिवन है, तो कैसे लिखोगे, पर ये किसकी गिवन है, पर न्यूक्लियन की गिवन है। तो अब क्यू वेक्टर, क्यू कैसे निकालोगे, देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ किसका, रिएक्टेंट का। अब यहाँ पे तुम्हें मास मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर ये कुछ नहीं करना। देखो प्रोडक्ट के पास कितनी है, कितनी हो जाएगी, अगर एक न्यूक्लियन के पास 7.6 है तो इसके पास कितनी हो जाएगी, 7.6 मल्टीप्लाई 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस प्रोडक्ट के पास कितनी हो जाएगी, रिएक्टेंट के पास 2 मल्टीप्लाई 118 मल्टीप्लाई 8.6। ठीक है, अगर मास में हो तो डेल एम सी स्क्वायर करेंगे, अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑलरेडी गिवन है तो सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग एनर्जीज को माइनस कर देंगे। ठीक है, वही एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पर ध्यान दें ये पर न्यूक्लियन का है, पर न्यूक्लियन का मतलब है कि सिर्फ एक न्यूक्लियन की एनर्जी इतनी है, और तुम्हारे पास कितने हैं भाई, यहाँ पर 236 न्यूक्लियन है, तो यहाँ पर इसलिए 236 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है इतना? तो ये भी 2024 का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, तो यानी हमारे क्यू वैल्यू से ही पूछा गया है। तो दो फॉर्मूले हो गए क्यू के, एक तो डेल एम सी स्क्वायर जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को माइनस करते हैं और फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये बाइंडिंग एनर्जी का ही डिफरेंस है। तो अगर तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली गिवन हो तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 37। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो ऐसी 38 देख लो। एक आइसोटॉप दिया हुआ है जिसका मास m है, और वो 3 डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिनका मास सेम है। तो आपसे पूछा है, आप बताओ स्पीड क्या होगी डॉटर न्यूक्लियाई की मास डिफेक्ट के टर्म्स में। यानी मैं ऐसे लिखती हूँ, ये है इसका मास m है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाई जेड एक्स वाई जेड में, x का मास स्मॉल m प्लस y का मास भी स्मॉल m प्लस z का मास भी स्मॉल m, मतलब ये सबका मास सेम है। यानी अगर इसका मास कैपिटल M था तो इनका मास कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा भाई, m/3, कैपिटल M का m/3 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 m/3। ठीक है, अब आपको स्पीड निकालनी है, कैसे निकालेंगे? हम E इक्वल टू MC स्क्वायर यूज कर लेंगे। तो MC स्क्वायर, उससे क्या फायदा है MC स्क्वायर से? MC स्क्वायर से क्या फायदा, वो तो एनर्जी निकालने में काम आएगी। मास डिफेक्ट तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है डेल एम। मान लो क्यू लिखना है मुझे, देखो अगर मुझे क्यू लिखना है तो मैं क्या निकालूंगी, मास डिफेक्ट, जो कि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, डेल एम इज द मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। अब बताओ ये एनर्जी रिलीज है, और डॉटर न्यूक्लियाई का पूछा है, कैसे करोगे? हम काइनेटिक एनर्जी से कंजर्व कर देंगे। करो, हाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करो, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दो और मास उसके दोनों लेंगे ना तरफ, डॉटर न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी में। दोनों तरफ लिखोगे ना, प्रोडक्ट का भी और रिएक्टेंट का भी, दोनों तरफ इक्वेशन लिखोगे, दोनों तरफ इक्वेशन लिखो तब देखो। ये डेल एम सी स्क्वायर है, क्यू आ गया डेल एम सी स्क्वायर में। अब क्यू की वैल्यू ये हमने क्या निकाली है, ये रहा ना m/3 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 है ये सब। तो एनर्जी कैसे लिखोगे, एक की एनर्जी हाफ, मास कितना है देखो m/3 v स्क्वायर। मेरे पास कितने न्यूक्लियाई हैं ऐसे, 3, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये m तो हमें गिवन है, तो यहाँ से अब वेलोसिटी निकाल लो। अब इसमें ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डेल m अपॉन m सी
स्क्वायर। तो कौन सा इक्वेशन सही लग रहा है? ऑप्शन सी, सी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये एनर्जी को कंजर्व कर लिया हमने। पहले तो मास डिफेक्ट निकाल लिया, डेल एम जो गिवन है, तो एनर्जी जो रिलीज होगी वही एनर्जी रिलीज हुई है Q इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, और वही एनर्जी किस में काम आ जाएगी? स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब एनर्जी कंजर्व कर दिया यहाँ पर हमने कि जो एनर्जी रिलीज हुआ है शायद वही एनर्जी जो है उनके मास, उनको चलाने के काम आएगी, स्पीड के, है ना। एक बार बताओ, अगर सिर्फ इतनी ही एनर्जी होती कि वो सारी एनर्जी उन प्रोडक्ट को उन रिएक्टेंट को बनाने में खत्म हो गई, तो वो मास तो स्टेशनरी होते, सुनो, वो डॉटर न्यूक्लियाई स्टेशनरी होते। तो अगर मेरा एक बार बताओ, अगर जो ये Q की वैल्यू है ये अगर नहीं बचती, तो इसका मतलब जितनी भी एनर्जी थी वो सारी मेरी खत्म हो गई रिएक्टेंट बनाने में। अगर एनर्जी बची है तो इसका मतलब वो ही एनर्जी मेरे किस में काम आएगी? उन डॉटर न्यूक्लियाई की किसी स्पीड के। तो बस एनर्जी का बैलेंस किया है, डेल Q इक्वल्स टू डेल mc स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv स्क्वायर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, याद रहेगा। 38 Yes. ये भी अच्छा क्वेश्चन है 2024 का। मैम ये जो क्यू का फॉर्मूला है वो v स्क्वायर के टर्म में कौन सा आपने यूज करा है? ये Q तो काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ mv स्क्वायर, अच्छा ओके। ये काइनेटिक एनर्जी है। देखो Q की एक वैल्यू तो ये आ गई जो मास डिफेक्ट से आई है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये कहाँ यूज हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, बट डॉटर न्यूक्लियाई का मास कितना है? कैपिटल M/3। तो मैंने यहाँ पे मास को M/3 लिखा है, ठीक है। और मेरे पास कितनी डॉटर न्यूक्लियाई है? 3। तो मैंने यहाँ पे उसको 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे। बताओ सही है? यस मैम। Yes, ma'am. देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा कई बार रह जाता था, तो इसलिए क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक से शुरू करते थे तो वो तुम्हारा बोहर तक जाते जाते ये वाले चैप्टर्स रह ही जाते थे, तो इसलिए हमने आज यहीं से शुरुआत कर दी। बट कॉन्सेप्ट गिने चुने हैं, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर से देखो, ये मास डिफेक्ट पे क्वेश्चन है कि द मास डिफेक्ट इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज 0.4 मास डिफेक्ट, अच्छा मास है ना, हाँ। तो मास डिफेक्ट 0.4 ग्राम है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज दिस, किलोवाट आवर में है ये, तो हो जाएगा। ग्राम में गिवन है तो हम लोग ग्राम में है, तो डेल Q इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर, मास ग्राम में है, ये इसको किलोग्राम में कर लेना, जूल्स में एनर्जी आएगी। जूल्स को हमें किलोवाट आवर में करना आता है। जूल्स खुद क्या होती है? एनर्जी, वर्क डन को और क्या लिखते हैं? ये तो जूल तो ऐसा यूनिट हो गई, बट जूल होती क्या है बताओ? वर्क क्या होता है? पावर को क्या लिख सकते हैं? देखो, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और पावर क्या होती है? पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। तो वर्क डन की यूनिट क्या होगी? वॉट आवर। Yes, ma'am. वॉट आवर हो गई ना, पावर की यूनिट वॉट होती है। तो अगर मुझे वर्क डन की यूनिट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पावर, तो वर्क डन की यूनिट क्या हो गई? पावर, वॉट टाइम। तो लो, वॉट टाइम, तो यानी तुम्हारी जूल की जो यूनिट है वो वॉट टाइम भी है और टाइम आवर है, तो वॉट आवर, ठीक है। फिर तुम्हें इसको किलो में चेंज करना है, तो यानी मैनेजेबल है। तो थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखना, हम जूल से इजीली किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बस। ओके, तो तुम्हारे बस यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन आया है। एक दो क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बट वो देखने में ही डिफिकल्ट है, बट जब करोगे तो बहुत आसान लगेगा। देखो क्या कह रहा है, एक स्टार है जो हीलियम से बना हुआ है, हीलियम से बना हुआ है। इट स्टार्ट टू कन्वर्ट 3 हीलियम इनटू 1 कार्बन वाया ट्रिपल अल्फा प्रोसेस। तो यानी एक प्रोसेस है ये वाली। तो ये कह रहा है कि अगर मैं 3 हीलियम का यूज करके एक इक्वेशन हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है किसी स्टार में,
जहां से मुझे कार्बन मिल रहा है और कुछ हीट भी रिलीज हो रही है। अब बोल रहे हैं कि द मास ऑफ द स्टार इज दिस, भाई हमारे पास जो मास है उस स्टार है उसका मास गिवन है, एंड इट्स जनरेट एनर्जी एट द रेट ऑफ दिस। एट द रेट मतलब कि ये रेट का मतलब क्या है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वो स्टार कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है बच्चों, जनरेट एनर्जी इतनी वॉट, 10⁻30 वॉट। ठीक है, तो जब भी रेट आ जाए तो समझ लेना कि जो एनर्जी है वो पर सेकंड के हिसाब से बता रहा है, 1 सेकंड में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मैं तुमसे बस ये पूछना चाहूंगी, ये नहीं, मुझे बस ये बता दो कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो रही हैं, 1 सेकंड में कितनी रिएक्शंस हो रही हैं, बस। मैम मास डिफेक्ट निकाल के और उसको डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। तुम्हारे पास टोटल एनर्जी है, हम यहां से एक रिएक्शन की एनर्जी निकाल सकते हैं, एक रिएक्शन एनर्जी रिलीज, करेक्ट। क्यों निकाल के, डेल एम सी स्क्वायर से। ये मेरे पास एक रिएक्शन की एनर्जी आ गई। अब मेरे पास अब मेरे पास 1 सेकंड में टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, टोटल एनर्जी रिलीज, टोटल एनर्जी रिलीज इन 1 सेकंड। देखो 1 सेकंड में तुम्हें गिवन है 5.8 इंटू 10⁻30 वॉट। तो अब आपके पास एक रिएक्शन की है और टोटल एनर्जी 1 सेकंड में इतनी है, तो नंबर ऑफ निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 5.8 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाय 1 रिएक्शन, एनर्जी रिलीज इन 1 रिएक्शन। निकाल सकते हो ना, बस डिवाइड करना था। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन से ही क्वेश्चन है कि मेरे पास टोटल इतना है, ये इतना हो जाएगा, तो कितनी रिएक्शंस हुई। तो सिर्फ ये मुझे बताओ, किसी को दिक्कत है तो इस क्वेश्चन में। गर्ल्स बोलो। नो मैम। है ना, तो क्या बस क्या देखो करना क्या था। हाँ बोलो। यहाँ पे मास ऑफ स्टार किस लिए दिया है? मास ऑफ द स्टार का कोई काम नहीं है यहाँ पे, कोई काम नहीं आया मास ऑफ स्टार। बट Okay. देखो अब आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। इतना समझ में आया कि मतलब हमने 1 सेकंड में कितनी रिएक्शन है वो निकाल ली। अब एक्चुअली में सवाल ने पूछा क्या है, एक्चुअली में पूछा है देखो लास्ट लाइन पढ़ो यहां से, द रेट ऑफ कन्वर्टिंग दीज, द रेट ऑफ कन्वर्टिंग दीज हीलियम टू कार्बन। तो 1 सेकंड में ये पूछ रहा है कि 1 सेकंड में जब हीलियम से कार्बन बन रहा है तो उनका नंबर क्या है, बताओ। तो हम तो क्या होगा, तो मतलब एक रिएक्शन में कितने हीलियम यूज हो रहे हैं, एक रिएक्शन में 3 हीलियम यूज हो रहे हैं ना, एक रिएक्शन में 3 हीलियम और 1 कार्बन बन रहा है। तो वो पूछ रहा है कि जब ये रिएक्शन होगी 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने कार्बन बन जाएंगे। तो कितने कार्बन बन जाएंगे निकाल लोगे ना, नंबर ऑफ रिएक्शन। यानी तुम्हारे पास एक रिएक्शन से 1 कार्बन बन रहा है, तो जितने नंबर ऑफ रिएक्शन होंगी उतने ही कार्बन बनेंगे। समझ गए। एक्चुअली में पूछा क्या था, एक्चुअली में पूछा है द रेट ऑफ कन्वर्टिंग दीज हीलियम टू कार्बन, मतलब कि जो कार्बन बन रहे हैं 1 सेकंड में उनका नंबर बताओ कितना है। तो उनका नंबर यानी आपको नंबर ऑफ रिएक्शंस ही निकालनी थी, कितनी नंबर ऑफ रिएक्शंस है, क्योंकि एक रिएक्शन से 1 कार्बन, 2 रिएक्शन होंगी तो 2 कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, वही हमारा नंबर ऑफ कार्बन रहेगा। क्लियर है। यस मैम। एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, कहीं भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें छोड़ने नहीं है, 2-4 मिनट की कैलकुलेशन होगी बट हमारे आंसर सही आएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन भी इतनी टफ नहीं है। बस तुम्हें बस एक रिएक्शन की एनर्जी निकालने में ही समय लगेगा, उसके बाद तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है। ये वाला क्वेश्चन एक बार घर पे खुद से ट्राई करना, ठीक है। और ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ये वाला, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये तुम्हें जरूर ट्राई करना है घर पे बैठ के।
ये करना ही करना है होमवर्क। ठीक है, ये वेवलेंथ वाले क्वेश्चन है भाई, इनमें अगर तुमने ट्राई करी हो तो मुझे बता दो, कोई अगर आपको डाउट है तो हम डाउट ले लेते हैं। मेजरली मेरे को आज यही कराना था, न्यूक्लियाई के 8-10 क्वेश्चंस कराने थे अच्छे अच्छे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 करो, 15-16 दोनों करो बैठ के, इजी क्वेश्चन है, करो। क्लास भी हो गई है इसकी, तो सर ने कराए थे। पंद्रह 15 तो बता दो, 15 तो इजी है। 15 ऐसा क्वेश्चन है जो आंख बंद 1 सेकंड में पढ़ते ही आंसर आना चाहिए जिसका। जतिन क्या आंसर है 15 का? व्योम क्या है ऑप्शन जतिन? ऑप्शन ए। हाँ, वेरी गुड, ए ऑप्शन। किसका स्लो, देखो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी कर्व है। यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट। इक्वेशन लिखते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी H न्यू नॉट, सॉरी न्यू नॉट नहीं, H न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, EV नॉट इक्वल्स टू H न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो V नॉट क्या इक्वेशन आया, H बाय E, ये फ्रीक्वेंसी माइनस साई मतलब वर्क फंक्शन अपॉन E। तो अब इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c से हम लोग इक्वेट करते हैं। तो स्लोप, स्लोप क्या हुआ देखो यहाँ पे, बताओ स्लोप क्या है, ये h बाय ई। तो h बाय ई एक कैसी वैल्यू है, स्लोप जो है ये कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट। चाहे एल्युमिनियम का ले लो या फिर गोल्ड ले लो, h की वैल्यू उसके लिए भी सेम रहेगी और इलेक्ट्रॉन की भी सेम रहेगी। तो दैट मीन्स स्लोप जो है v नॉट और f में, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी कर्व में जो स्लोप है वो हमेशा किसी भी मटेरियल के लिए सेम रहेगा। ठीक है, 1। अब आया ये वर्क फंक्शन क्या रहेगा, तो देखो माइनस है, दैट मीन्स यहाँ पे, तो किसी भी वर्क फंक्शन को निकालोगे तो वर्क फंक्शन क्या होगा, इंटरसेप्ट। तो जो ये इंटरसेप्ट आया है ना, ये क्या है तुम्हारा, वर्क फंक्शन। एग्जैक्टली वर्क फंक्शन नहीं है, क्या है, फाई बाय ई है। ठीक है, फाई बाई ई है। अगर तुम्हें ये इंटरसेप्ट गिवन हो और पूछा हो वर्क फंक्शन निकालो, तो वर्क फंक्शन सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू इंटरसेप्ट, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये यहां से हो जाएगा। अब 16th बताओ। डी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है जिनका सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, उनका मोमेंटम पूछा है। तो मोमेंटम देखो क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अब उनके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, तो यानी एच तो हटा दो, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मास, मोमेंटम, इनको मास में लिख लो, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ मास ऑफ प्रोटॉन, फिर ये तो वेलोसिटी की टर्म में चला जाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है,
मास हम लोग कर लेंगे, द रेशियो ऑफ देयर इज मोमेंटम इज, तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। डी है मैम। 16 का 16 का डी नहीं है, 16 का 1:1 है, करेक्ट। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखो, और ये है तुम्हारे पास लैम्डा भी सेम है, लैम्डा भी सेम है, और एच भी सेम है, तो बचा मोमेंटम, तो मोमेंटम भी सेम ही रहना चाहिए, है ना। लैम्डा सेम, एच सेम, तो मोमेंटम भी सेम, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, डी ऑप्शन, ठीक है, 1:1। ये करो, 10th करो, 10th क्वेश्चन। अब वो वाला पार्ट है जो तुम्हें आता है, तो तुम ही सॉल्व करोगे। 10th बताओ आंसर, सॉल्व करके बैठो और सॉल्व करो। क्या बन रहा है? ये फॉर्मूला यूज करो, लैम्ब डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम। तो एच को हम पी को क्या लिख सकते हैं, 2m, पोटेंशियल में है तो 2me। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते, एनर्जी को क्या लिख सकते हो, 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी अगर पोटेंशियल में है तो हम पोटेंशियल की टर्म्स में लिखेंगे, पोटेंशियल भी सेम है, इलेक्ट्रॉन ई चार्ज भी सेम होगा। अच्छा, अल्फा और प्रोटॉन है तो फिर अलग होगा, मास भी अलग होगा। मैम सी ऑप्शन है। यस, ऑप्शन नंबर। तो देखो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना, कितने टाइम्स होता है प्रोटॉन के? अगर मास ऑफ प्रोटॉन अल्फा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा मास। और चार्ज कितना हो जाएगा, अगर प्रोटॉन के पास चार्ज ई है तो अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज हो जाएगा, 2 टाइम्स। बस ये वाली चीजें रख देना, यू विल गेट योर वैल्यू, ठीक है, आपके पास रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। मैम एक बार 23-24 बता दीजिए क्वेश्चन। क्या बता दूं? 23-24। 23-24। If K1 and K2 be the maximum kinetic energies of photo emitted when two monochromatic beams of wavelength lambda1 and lambda2 respectively are incident on metallic surface, if lambda1 equals to 3 lambda2, then देखो ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। फिर अगर आपने एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे दो तरीके की बीम्स डाली, एक जिसका वेवलेंथ lambda1 है और एक का वेवलेंथ 3 टाइम्स है लैम्डा, सॉरी, एक का वेवलेंथ lambda2 है, दूसरे का जो है 3 टाइम्स है, क्या हो रहा है ये, lambda1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ lambda2।
हाँ, तो एक का लैम्डा 2 है। अगर अगर क्या कर रखा है, रिलेशन कैसे निकालूं? वन है तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा? लैम्डा 1/3। ठीक है, तो यानी एक का वेवलेंथ लैम्डा 1 है और एक का वेवलेंथ लैम्डा 2 है। अगर मैं इनका रिलेशन निकालूं तो वेवलेंथ लैम्डा 1 को यही रहने दो, लैम्डा 2 जो रिलेट करती है वो करिए लैम्डा 1/3 से। लैम्डा 1 में काइनेटिक एनर्जी K1 थी, लैम्डा 2 में काइनेटिक एनर्जी K2 है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, क्या? hc/लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो देख वर्क फंक्शन तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा दोनों केसेस में, क्योंकि सेम प्लेट है। अब अगर आपने वेवलेंथ को क्या किया है, कोई बताओ, अगर आपने वेवलेंथ को कम कर दिया तो क्या होगा थ्रेशोल्ड के साथ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हाँ, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो और तो हमारी क्या कम हो जाती है? वेवलेंथ कम हो जाती है, करेक्ट। तो हमारी वेवलेंथ कम हो जाएगी, है ना? वेवलेंथ कम हो जाएगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? ये ओवरऑल इंक्रीज। वैल्यू ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई, करेक्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K2 में कितने K2 में क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी, यानी K2 जो है K1 से ज्यादा है। तो पहले तो हम जो कम K1 ये वाले हटा देते हैं, ठीक है, K2 ज्यादा होगी, पर कितनी ज्यादा होगी ये देखना पड़ेगा। फिर इक्वेशन बनाओ, फिर ये लैम्डा 1, फिर एक दूसरी ये इसको 1, फिर इक्वेशन बनाओ K1 इक्वल्स टू hc/λ1 माइनस वर्क फंक्शन जो कि सेम रहेगा, K2 इक्वल्स टू hc/λ1 बाय 3 माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो रिलेशन आ जाएगा K1 K2 में। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगे। सोहेल आया नहीं था क्या दो इक्वेशन बना के आंसर? मैम आंसर को मतलब अप्रोक्सीमेशन लगा रहे थे, एग्जैक्ट वो चीज नहीं बनी जो ऑप्शन में है। हाँ, वो एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा, इक्वेशंस ही बनानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे 1/3 1/2 ऐसे रेशो पूछा हुआ है ना, तो एग्जैक्ट के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। और आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बी है मैम। नंबर 24। सिमिलरली, हाँ, ऐसे सिमिलरली 24 में क्या पूछ रहा है? एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v एंड फोटोन, इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड v है, फोटोन की स्पीड c है, हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ द काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोनों की वेवलेंथ सेम है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है और फोटोन, अच्छा ये फोटोन है और ये इलेक्ट्रॉन है। काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड द फोटोन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है और आपको मोमेंटम भी गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो यानी ये हमसे एक तो एनर्जी में रिलेशन पूछ रहा है और एक मोमेंटम में। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे लिखोगे? एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और मेरे पास एक प्रोटॉन की एनर्जी है। तो प्रोटॉन की एनर्जी को कैसे लिखेंगे? एच न्यू। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैसे लिखा जाएगा? प्रोटॉन की तो एच न्यू हो गई, इलेक्ट्रॉन की कैसे लिखेंगे? लैम्डा के टर्म्स में लिखें, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, प्रोटॉन। क्या रिलेशन पूछ रहा है ना हमसे ये इलेक्ट्रॉन और उसमें। मैम ऐसे कर सकते इलेक्ट्रॉन के लिए सी की जगह वी लिख दें। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन में नहीं, फोटोन में। प्रोटॉन में भी आएगा ना विद स्पीड सी, तो वो तो गिवन ही है ना, वो तो गिवन है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है, फोटोन की स्पीड c है, वो तो गिवन ही है। मैम मैं पूछ रहा हूँ जैसे E इक्वल टू hc/λ लिखते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए hv/λ लिख सकते हैं। लिख तो सकते हैं, वेवलेंथ C तो की वही जगह एसोसिएटेड रहेगी।
लिख तो सकते हैं, वो लैम्डा का डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ये है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ये सबके ये एप्लीकेबल है, ये लिख सकते हो आप सबके लिए। तो एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, बट ये जो ई इक्वल्स टू एच न्यू है ना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, फोटोन के लिए। फोटोन ई के लिए, इक्वल्स टू हाँ। एच न्यू, हाँ ये फॉर्मूला सिर्फ फोटोन के लिए ही है। लैम्डा में आप किसी का भी लिख सकते हो, फोटोन के लिए भी, इलेक्ट्रॉन के लिए भी, अपने लिए भी लिख सकते हो, मेरे लिए भी लिख सकते हो। लैम्डा ये सबके लिए एप्लीकेबल है, बट एनर्जी में नहीं लिख सकते। तो लैम्डा से करके देख ले फिर। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे एच अपॉन मास ऑफ, अच्छा इसमें अलग अलग लिखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ v रहेगा। फिर लैम्डा ऑफ फोटोन के लिए h अपॉन मास ऑफ फोटोन, मास में तो है ही, इनटू c। बट इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, सेम है ना। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी करके देखो, इसको फिर मोमेंटम बना देना, MEV, ये हमारा मोमेंटम हो जाएगा। ऐसे ही करके आ जाएगा आंसर। तो फिर एनर्जी के लिए उसमें क्या ले लोगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस में ले लोगे, हाफ mv² में, और इसकी एनर्जी किस में ले लोगे, h न्यू में। तो बस वही करके रिलेशन ही निकालना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाफ mv² में लेना, उसमें मत लेना h न्यू में, बस बाकी रिलेशन आ जाएगा। करके देख लो ना इसमें। ओके मैम। अब एक बार ये करके देख लो, ये देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा ई बाय लैम्डा पी, ऊपर क्या गया, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू c अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v। और ये तो एक दूसरे के बराबर ही है, तो ये कैंसिल हो गया, तो यानी प्रो, और ये मोमेंटम है, मोमेंटम तो फिर बराबर ही होना चाहिए, मोमेंटम का तो इक्वेशन बराबर आना चाहिए, यानी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फोटोन आ रहा है ये तो। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो कोई सा भी ठीक नहीं है फिर। हाँ तो फिर मोमेंटम का तो कोई भी नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, है ना, क्योंकि मोमेंटम तो सेम आ रहा है ना। देखो ये लैम्डा ई और लैम्डा पी सेम है, यानी ये किसके बराबर आ गया, 1/1। और ये कब होगा, ये किसका मोमेंटम है, फोटोन का, और ये किसका मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का। तो फोटोन इक्वल्स टू फोटोन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी ये दोनों तो बराबर हैं, तो तुम्हारे सी और डी ऑप्शन गलत हो गए। अब दोबारा अब हम किसके पास जाएंगे, एनर्जी के पास, तो यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। और एनर्जी के लिए क्या रिलेशन यूज करोगे, फोटोन के लिए एच न्यू और इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ mv²। बस वहां से थोड़ा सा उधर उधर करके निकाल लेना। ओके, ये भी इजी थे, ज्यादा टफ नहीं थे। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 43। ये क्या कह रहा है, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज दिस, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन विल बी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, यानी डेल ई पूछ रहा है। कैसे निकाल सकते हैं, डेल ई इक्वल्स टू क्या होता है, -13.6 अपॉन z² अपॉन n², यही होगा मैम n² और नहीं, ठीक ठीक ठीक, n है ना, n²। हाँ अब देखो ये लिथियम है, तो अगर मेरे पास ये हाइड्रोजन होता है तो हम z² नहीं लिखते, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी, बट यहाँ लिथियम है तो z भी लिखेंगे। तो एनर्जी डिफरेंस कितना चाहिए वही निकालना है, -13.6। फाइनली कहाँ जा रहे हैं हम लोग, the binding energy remove the ground state electron in a hydrogen atom, then the energy required to remove an electron from the second excited state, है ना। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए कितनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या वैल्यू, एन की वैल्यू क्या लिख दोगे, 3। और लिथियम के लिए जेड की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, जेड, हाइड्रोजन के बाद लिथियम में आता है, बैरियम आता है, हाइड्रोजन, हीलियम
फिर लिथियम, है ना। तो ये 3 हो Yes, जाएगी Z की वैल्यू। तो Z की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देना और N की वैल्यू भी 3 रख देना, आंसर आ जाएगा। तो याद रखना एक्साइटेड स्टेट में ये ज्यादातर वैल्यू बच्चे क्या करते हैं 13.6 n स्क्वायर लेके सॉल्व कर देते हैं, बट याद रखो यहाँ पे Z स्क्वायर भी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करिए सॉल्व 46 को। कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को? हमेशा जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज मैक्सिमम होती है, इतनी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी यहाँ पर 20 वोल्ट है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये 0 हो गया, ठीक है। ये जीनर वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, और ये अगर ये 0 है तो मैं इसको भी 0 वोल्ट पे मान लेती हूँ, और ये फिर ये भी 0 पे वोल्ट पे रहेगा, ये भी 0 वोल्ट पे रहेगा। जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है यानी यहाँ पर वो पॉजिटिव 10 वोल्ट है, ये कितना है 20 और ये 0। तो अब जो उस दिन मेथड कराया था I1 I2 वाला है, उससे कर लोगे इस क्वेश्चन को? किसी के अक्रॉस भी करंट निकाल सकते हो। I1 कितना हो जाएगा, I1 बताओ। डेल V बाय R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 और 10 यानी 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है 200। I1 कितना आया 1/20 एम्पियर, ठीक है। अच्छा I3 निकाल लेंगे आप ऐसे ही। I3 कितना हो जाएगा भाई 10/500 यानी 1/50 एम्पियर। अब I2 कितना हो जाएगा, I2 शुड बी इक्वल्स टू I1 माइनस I3। ये आपका I2 आ गया सीधा सीधा। तो ये सिंपल सादा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 45 देखो, जीनर के पास वोल्टेज है 3 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट में से 3 वोल्ट तो यहाँ चली गई, यानी इस वाले रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज होगा 7 वोल्ट। भाई टोटल तो 10 वोल्ट हो सकती है ना, तो ये यहाँ पर कितना, ये कितना है 7 वोल्ट यहाँ चलेगी, 3 वोल्ट यहाँ चलेगी। अब तुम करंट आसानी से निकाल सकते हो, यानी इस लोड रेजिस्टेंस के पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहेगा V बाय रेजिस्टेंस 2 × 10⁻3। क्लियर। तो यहाँ पर आई की वैल्यू आ गई, ऐसे ही यहाँ पर आई की वैल्यू निकाल दोगे, और जो दोनों का डिफरेंस रहेगा वो वैल्यू कहाँ जाएगी करंट की IZ में। क्लियर। चलो यस मैम। तो ये बेसिक, हाँ तो ये वाले हमारे जीनर के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इजी इजी। तो हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है आई थिंक। अब आप अपने प्रॉब्लम्स ले सकते हो बाकी के स्टूडेंट, एक बार देख लो कहीं पे कोई भी क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में कोई भी डाउट हो तो डाउट टाइम है, ये मेरी तरफ से हो गया है आई थिंक। अब तुम्हें जितना पढ़ाया है उतना, हाँ एक क्वेश्चन टेम्परेचर डिपेंडेंट पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 टेम्परेचर डिपेंडेंट पे वेवलेंथ आती है ना लैम्डा इक्वल्स टू H/2me, है ना। और उस E को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एनर्जी को? टेम्परेचर कल ही थर्मो पढ़ाया तुमने सर से। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर यहाँ पर एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी बताओ। हो जाओ सारे, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, है ना। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, सोच के बताओ, एक एक को पकड़ के पूछूंगी फिर। डायरेक्टली का क्वेश्चन लो। इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे?
एनर्जी की जगह क्या लिखना चाहिए? एनर्जी की जगह मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? कौन सी एनर्जी लिखेंगे? हम कौन सा क्वेश्चन ऊपर 18? क्वेश्चन नंबर 17। हम उसमें तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है रूट टी के। हाँ, कैसे? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन टी। एमवी होता है टी को क्या लिख पहले, सकते हो? एमवी। एमवी लिख दिया। वेलोसिटी वहां के काइनेटिक वो कौन सी? केटीजी से कौन कहते सी? हैं। हाँ, केटीजी में कौन सी वाली वेलोसिटी? हम 3RT/m0। हाँ, आरएमएस वाली, है ना? यहाँ पर जब भी हम लोग जब भी एनर्जी लेते हैं या फिर कोई भी चीज लेते हैं, वहां पर हमेशा हम आरएमएस में डील करते हैं। तो यहाँ पर भी जो वेलोसिटी आएगी वो कौन सी यूज करेंगे हम? आरएमएस वाली। आरएमएस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट आरएमएस वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट 3RT अपॉन हम 3 kb t अपॉन m। अंडर रूट 3RT/m, यही होती है ना आरएमएस शायद, अंडर रूट 3RT/m। तो यहाँ पर हम लोग, यानी हमें पता चल गया टेम्परेचर के कैसे है, लैम्डा जो है टेम्परेचर के इनवर्सली है। ठीक है, देखो यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तुम्हें पता है वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, गैस मॉलिक्यूल्स। केटीजी में तुमने कल ही क्लास ली है सर से, कल नहीं परसों शायद। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन वेलोसिटी, यहाँ पर हम कौन सी लेंगे? आरएमएस। तो कोई भी वेलोसिटी हो, सारी वेलोसिटी टाइम के कैसी हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज योर रिलेशन। बाकी चीजें कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएंगी रेशो में। वीआरएमएस वैल्यू की वैल्यू भी याद नहीं है वेलोसिटी की। एवरेज की बताओ, एवरेज की क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी अंडर रूट 8 ठीक है, चलो फिर डीपीपीस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जो रह गए हैं। होमवर्क क्वेश्चन जरूर करना, एक ही दिया है बस, वही एक कर लेना। बाकी अपनी जैसी प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे करते रहो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय 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 मैम। बाय।